Welcome all. Welcome to Move to Study. This is a video for class 10th ICSE History and Civics by DN कुंद्रा. हमने चैप्टर 1 इसका स्टार्ट करा है द इंडियन नेशनल मूवमेंट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द ग्रेट अपराइजिंग कि ऑलरेडी 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे. अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो पहले उन वीडियोस को देखें. ये उसका थर्ड पार्ट है. और जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें. और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप हमको लाइक करें. और कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हो हमारी वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं. तो हम 2 वीडियो इसकी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मैं दे दूंगा. आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा. और इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है. ICSE क्लास 10 हिस्ट्री बाय DN कुंद्रा के नाम से इसकी प्लेलिस्ट है. उस प्लेलिस्ट में भी ये अवेलेबल होगा. तो पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और सोशल कॉजेज़ और मिलिट्री कॉजेज़ हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर. कि वॉर में कौन कौन से इवेंट्स थे, उन मेन इवेंट्स जो थे उनके बारे में डिस्कशन होगा. मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर. द रूमर अबाउट द ग्रीस कार्ट्रेज स्प्रेड लाइक द वाइल्ड फायर. द ग्रेट राइजिंग स्टार्टेड फ्रॉम बैरकपुर इन बंगाल. हुआ क्या कि जो कार्ट्रेज की बात हुई थी, ग्रीस कार्ट्रेज आ चुकी थी, तो वो जो र्यूमर एकदम आग की तरह फैला. और राइजिंग सबसे पहले जो ये ग्रेट राइजिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, फ्रॉम बैरकपुर इन बंगाल. यहाँ से स्टार्ट हुई. अब ब्राह्मण सिपाही नेम मंगल पांडे के बारे में आपने सुना होगा, इस पे मूवी बनी थी. तो मंगल पांडे एक ब्राह्मण सिपाही था. आपका ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही था मंगल पांडे. रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्टेज 29 मार्च 1857. 29 मार्च और 1857 को उसने मना कर दिया कि वो इस कार्टेज का इस्तेमाल नहीं करेगा. एंड किल्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर. और जब इंग्लिश ऑफिसर ने कहा कि नहीं करो करो, तो उसमें उसने क्या करा, 2 इंग्लिश ऑफिसर को भी मार दिया और कार्टेज का इस्तेमाल नहीं किया. ही वॉज हैंग. उसको फांसी की सज़ा हुई थी. दिस रिजल्टेड सून इन जनरल अपराइजिंग इन मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इन झांसी. और यही धीरे धीरे कहाँ फैली आग, ये धीरे धीरे फैली, मेरठ पहुंच गई. मेरठ में लड़ाई हुई, रिवॉल्ट हुआ. दिल्ली में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ और झांसी में हुआ. मेरठ. द रियल ट्रबल स्टार्टेड द मेरठ ऑन 6 मई 1857. 6 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट हो गया रिवॉल्ट. इट गैदर्ड मोमेंटम एंड स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्दर्न इंडिया लाइक अ वाइल्ड फायर. अबाउट 86 सिपाही रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस कार्टेज. इसमें क्या हुआ कि 86 सिपाही जो थे उन्हीं ने मना कर दिया कि वो ग्रीस कार्टेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरठ में. दे वर डिसमिस एंड sentences to a 10-year imprisonment. Next morning their companion revolted, killed the officer and attacked the jail and released the prisoner. उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया और आर्मी से भी हटा दिया गया और उनको 10 साल की सज़ा दी गई. लेकिन जो उनके साथी थे उन्होंने अगले दिन ही अटैक करके उनको जेल से छुड़ा लिया गया. दिल्ली में क्या हुआ, द मेरठ सोल्जर्स सेट फायर टू द बंगलोज ऑफ द इंग्लिश एंड सेट ऑफ फॉर द दिल्ली. अब जो भी इंग्लिश के वहाँ पे बंगलोज थे मेरठ में, उनमें क्या करा, इन सोल्जर्स ने आग लगा दी. उसके बाद ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे. द लोकल इन्फेंट्री ज्वाइन दम. जो लोकल लोग थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया. दे किल्ड देयर ऑफिसर एंड कैप्चर द सिटी. उन्होंने वहाँ के जो अंग्रेज अफसर थे उनको मारा और उस शहर पे कब्जा कर लिया. द लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह सेकेंड वॉज डिक्लेयर द एम्पर ऑफ द इंडिया. और जो बहादुर शाह सेकेंड थे उनको दोबारा से मुगल बनाया गया. द सोल्जर फ्रॉम अदर एरियाज ऑल्सो पोर इन टू द दिल्ली. और भी जगहों से धीरे धीरे लोग कहाँ आने लगे, दिल्ली की तरफ लोग आने लगे. सून द इम्यूनिटी ऑफ द सिपाही चेंजेड इनटू द रिवोल्यूशनरी वॉर. अब जो सिपाही इम्यूनिटी थी जो स्टार्ट हुई थी कहाँ से, ग्रीस कार्टेज थे, वो धीरे धीरे किस में बदलने लगी, वॉर में. बट द सक्सेस ऑफ द रिवोल्यूशनरी प्रूव द शॉर्ट लिव्ड. लेकिन ये जो रिवॉल्यूशनरी लड़ाई हो रही थी ये बहुत छोटी थी और ख़त्म हो गई. सून सर जॉन निकोलस besieged Delhi and he ultimately succeeded in capturing the Delhi in September 87 1987. तो जो आ गए थे आपके सर बिंग जॉन, वो पहुंच गए दिल्ली में तुरंत. उन्होंने क्या करा, इसको दिल्ली को कैप्चर करा. कब, 1857 में. थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स एंड पीपल वर पुट टू डेड मर्सिलेसली अंडर द सुपरविजन ऑफ द जनरल नेम. और हज़ारों लोग और सोल्जर्स को वहाँ पे मार दिया गया जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे. बहादुर शाह वॉज कॉट एंड sentences टू लाइफ imprisonment.
एंड डिपोर्टेड टू द रंगून वेयर ही डाइड इन 1962। जो बहादुर शाह थे उनको पकड़ लिया गया, उनको उम्र कैद दे दी गई और उनको रंगून भेज दिया गया, जहां वो 1862 में मर गए। बोथ हिज सन वर शॉट डेड बिफोर हिज वेरी आईज, और उनके दोनों लड़कों को उन्हीं की आंखों के सामने मार दिया गया था। थस द माइटी मुगल एम्परर केम टू एन एंड, और जो मुगल सरकार थी, जो बहुत बड़ा मुगल एम्परर एम्पायर चला आ रहा था, वो खत्म हो गया। तो दिल्ली की तरफ सब जाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में जब वो पहुंचे तो वो इतने मजबूत नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने दोबारा उनके ऊपर कैप्चर कर लिया। हजारों लोगों को मारा, सोल्जर्स को मारा। बहादुर शाह जफर को कैप्चर कर लिया गया, ये आप इमेज में देख सकते होंगे। ये बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया और उनको उम्र भर की सजा सुना दी, रंगून भेज दिया गया था, जहां वो खत्म हो गए थे, और उनके दोनों लड़कों को उन्हीं के सामने मार दिया था। तो एज एंड पावरलेस बहादुर शाह बिकेम द सिंबल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी। भले ही बहादुर शाह की उम्र बहुत ज़्यादा थी, बूढ़े हो गए थे और पावर भी नहीं थी, लेकिन उन्हीं ने इंडिया को एक तरह से देखा जाए कि एक तरह से यूनाइट कर लिया था। तो उनको पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल माना गया कि बहादुर शाह ने इतनी उम्र में और बिना पावर के जब हिंदुस्तानियों को इकट्ठा कर लिया है, तो बहुत बड़ी बात है। ही बिकेम अ रैली पॉइंट ऑफ ऑल दोज हु वांटेड टू पुट द एंड ऑफ द फॉरेन रूल। जो लोग ये चाहते थे कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा जाए, तो वो तो उनके लीडर बन गए थे। That's why the rebellion soldiers from all over the country turned their step toward Delhi। इसीलिए जितने भी पूरी देश में जहाँ पे भी रेबेलियन हो रहे थे, जहाँ पे भी दंगे हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को खदेड़ा जा रहा था, वो सब दिल्ली की तरफ आना चाहते थे। Likewise, all the Indian chiefs who took part in the grand uprising proclaimed their loyalty to the बहादुर शाह। और जितने भी इंडियन चीफ थे जो इसमें, इस लड़ाई में, इस रिवॉल्ट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, तो वो अपनी लॉयल्टी भी बहादुर शाह को शो करना चाहते थे। ही रोड लेटर टू द डिफरेंट रूलर आस्किंग देम टू यूनाइट एंड फॉर्म अ कॉन्फिडेरेसी टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट। और बहादुर शाह ने क्या करा कि और जो डिफरेंट रूलर्स थे जो थोड़े मजबूत थे, उन सबको लेटर लिखा और उनसे कहा कि आइए हम लोग सब लोग मिल के, हम लोग के पास ये मौका है कि हम लोग सब लोग मिल के अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ सकते हैं। Thus, Bahadur Shah acted as the unifying force and this was his great contribution। तो बहादुर शाह ने इस वक्त बहुत अच्छी तरह से एक्ट करा, यही उनका लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और सोचा था कि अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देंगे, लेकिन किसी तरह नहीं हो पाया ये काम। लेकिन उन्होंने ट्राई बहुत अच्छा करा था, पूरे देश को उन्होंने यूनाइट कर लिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और दूसरे रूलर से भी मदद मांगी थी कि सब लोग आ जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ मिल के लड़े और अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर करें 1857 में। लेकिन अंग्रेज 1857 में गए नहीं थे। इसके बाद कानपुर में क्या हुआ, ये तो दिल्ली की बात थी। एट कानपुर द ग्रेट अपराइजिंग वॉर लेफ्ट बाय नाना साहेब। कानपुर में कौन संभाले हुआ था कमान? कानपुर में नाना साहिब ने कमान संभाली थी, जो अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा थे। जो पेशवा के सन थे अडॉप्टेड, जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की वजह से गद्दी नहीं मिली थी, अंग्रेजों ने इनको कह दिया था कि इनको नहीं मिलेगी, जो पॉलिसी लाए थे, ये वो नाना साहेब हैं। तो इन्हीं ने कानपुर में कमाल संभाली थी। ही वॉज अ ब्रेव एंड अ डिटरमाइंड जनरल। ही कैप्चर द फोर्ट एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ द पेशवा। उन्हीं ने क्या करा, किले पे कब्जा कर लिया और अपने आप को पेशवा बनाया। ही शोड द साइन ऑफ नेशनल हीरो वन ही एक्नॉलेज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ द इंडिया। अब उन्हीं ने क्या करा, जो आपके उस टाइम मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, उनको देखा और उनको एक्नॉलेज किया उन्होंने। दिस वेरी फैक्ट ग्रेटली सीमेंटेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच वॉज द नीड ऑफ द आवर। तो उन्हीं ने बहादुर शाह को एज अ मुगल एम्परर कबूल कर लिया उस वक्त, और उस वक्त ज़रूरत भी थी कि हमको हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहिए थी, आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया और बहादुर शाह को अपना मुगल एम्परर माना। विद द हेल्प ऑफ तांत्या तोपे एंड अजीमुल्लाह ही गेव सम टफ मोमेंट टू द ब्रिटिश हु वर फोर्स टू अनाउंस अ रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख फॉर द कैप्चर ऑफ द नाना साहेब। तो तांत्या तोपे और अजीमुल्लाह के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश की नाक में दम कर दिया था। तो ब्रिटिश ने उनके ऊपर एक इनाम रखा था कि 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जो नाना साहिब को पकड़ के लाएगा, उस वक्त के 1 लाख रुपए। एट लास्ट जनरल हैवलॉक अराइव ऑन द सीन विद लार्ज फोर्स। फिर क्या हुआ, जनरल हैवलॉक की एंट्री हुई। बिकॉज ऑफ द लार्जर आर्मी एंड द बेटर इक्विपमेंट ही डिफीटेड नाना साहिब एंड रिकैप्चर द सिटी। अब उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा थी और उसके पास हथियार भी बहुत अच्छे थे, तो उसने नाना साहिब को पकड़ लिया और सिटी को दोबारा कब्जे में ले लिया। द नाना साहिब फ्लेड एंड वॉज नॉट हर्ड ऑफ अगेन।
वहाँ से नाना साहेब तो निकल गए, लेकिन दोबारा कभी उनकी बात नहीं हुई और कभी सुना नहीं गया कि नाना साहेब कहाँ थे। द चीफ बर्डन ऑफ द फाइटिंग नाउ फेल ऑन द कैपेबल एंड ट्रस्टेड जनरल तांत्या टोपे। अब लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी तांत्या टोपे के ऊपर। तांत्या टोपे अकेले संभाल रहे थे उस वक्त। ही सीज द सिटी अगेन बट द इंग्लिश सक्सीडेड इन री ऑक्युपाइंग इट। उसने क्या करा, अपने हिम्मत से दोबारा सिटी पे कब्जा कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर उससे सिटी छीन ली थी। तो ये तांत्या तोपे की आप इमेज देख सकते हैं और ये नाना साहिब की इमेज है। नाना साहिब उसके बाद कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला। नाना साहिब वहां से निकल गए थे और वो कहाँ गए पता नहीं चला। इसके बाद कहानी आती है लखनऊ। लखनऊ में क्या क्या हुआ। द ग्रेट अपराइजिंग एट द लखनऊ वॉज लेड बाय द बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध थी, उन्हीं ने लखनऊ में इसकी कमान संभाली। शी ऑर्गेनाइज एन ऑल आउट अटैक ऑन द ब्रिटिश एंड बी सर हेनरी लॉरेंस एंड अदर इंग्लिशमैन इन द रेजिडेंसी। अब उन्हीं ने क्या किया, लखनऊ रेजिडेंसी में क्या करा, हेनरी लॉरेंस और भी इंग्लिश मैन थे, उनको चारों तरफ से घेर लिया। सर हेनरी लॉरेंस वो शॉट डेड, तो हेनरी लॉरेंस तो वहीं मार दिए गए। जनरल हैवलॉक केम टू रेस्क्यू बट फेल टू डू सो। जनरल हैवलॉक जो कानपुर गए थे वही कहाँ पहुंचे आपके, वही पहुंचा वहाँ लखनऊ में रेस्क्यू के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया और इतनी देर में जनरल को हेनरी लॉरेंस को लिपटा दिया। इन लोग हिंदुस्तानियों ने हेनरी लॉरेंस को लिपटा दिया एंड लॉस अ नंबर ऑफ सोल्जर इंक्लूडिंग द जनरल नीन हु हैड administered large scale killing in Delhi. At last, Sir Colin Campbell reached there with more reinforcement. वहाँ जनरल नील भी पहुंचे, इनको भी लिपटा दिया गया था, जिन्हें दिल्ली में बहुत ज़्यादा कत्लेआम दिल्ली में करा था, हिंदुस्तानियों को मारा था। तो रेजिडेंसी में ये पूरा मसला हुआ। रेजिडेंसी में चारों तरफ से रेजिडेंसी को घेर लिया गया था और रेजिडेंसी में जितने भी अंग्रेज थे उनको मारा जा रहा था। उसमें आपके हेनरी लॉरेंस भी पहुंचे और जब तक वो पहुंचे तब तक हिंदुस्तानियों ने अपना काम कर दिया था। उसके बाद कॉलिन कैंपबेल वहां पहुंचा बहुत ज़्यादा फोर्स लेके एंड ही डिफीटेड द रेबल एंड कैप्चर द लखनऊ इन 1858। जब वो ज़्यादा फोर्स लेके पहुंचा तब उसने वहां पे लखनऊ में लोगों को, जो हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनको हरा के लखनऊ को दोबारा कैप्चर करा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर मर्डर्ड इन क्लोड ब्लडेड। अब इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की हत्या हुई थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की भी बहुत ज़्यादा तादाद में हत्या करी थी। इसके बाद बेगम अवध ने तो ये कमान संभाली थी लखनऊ में। इसके बाद हम बात करते हैं बनारस और इलाहाबाद में क्या हुआ था। द न्यूज़ ऑफ द अपराइजिंग रीच बनारस। अब क्या हुआ, ये बनारस ही पहुंच गए। द रिवोल्यूशनरीज रिवोल्टेड एंड किल मेनी इंग्लिश सोल्जर एंड ऑफिसर। तो जो भी वहाँ पे क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों को मारना चालू कर दिया, अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स को बहुत मारा। जनरल नील रीच देयर एंड ही कमिटेड इनह्यूमन एक्रोसाइड ऑन द रिवोल्यूशनरी एंड क्रश द अपराइजिंग। जनरल नील फिर वहाँ पहुँच गए, उन्होंने क्या करा, क्रांतिकारियों को पकड़ लिया और किसी तरह से काबू पा लिया पूरे पे। देयर वॉज अ राइजिंग एट इलाहाबाद ऑल्सो इन जून। अब इलाहाबाद में भी होने लगी अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन जिम्मेदारी लिए हुआ था, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने जिम्मेदारी ली थी क्रांतिकारियों की, और उन्हीं ने वहाँ रिबेल स्टार्ट करा, आंदोलन। द रिबेल सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द फोर्ट एंड द सिटी ऑफ द इलाहाबाद। तो उन लोगों ने किले पे कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों के वहाँ और पूरे इलाहाबाद की सिटी पे कब्जा कर लिया। लेकिन फिर वहाँ पे वो पहुँच गए जनरल नील पहुँचे और वहाँ पे उसने क्रांतिकारियों को खदेड़ दिया। अपनी बड़ी सी आर्मी थी उसके पास लोगों की, तो उसने फिर क्रांतिकारियों को खदेड़ के वहाँ पे जगह पे फिर दोबारा अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। बिहार में क्या हुआ, बिहार में कुंवर सिंह ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट इन बिहार। बिहार में कुंवर सिंह जी थे, उन्हीं ने अपने हाथ में कमान संभाली और बिहार को वो लीड कर रहे थे। बिकॉज इज स्मॉल किंगडम ऑफ जगदीशपुर हैज एनेक्स बाय द इंग्लिश। और जो उनका जो किंगडम था ना, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। जगदीशपुर की जो उनकी रियासत थी उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए बिहार को वो लीड कर रहे थे। ही एक्सटेंडेड इज ऑपरेशन टू रेवा, बांदा, कालपी एंड ऑल्सो हेल्प नाना साहेब। वो अपने ऑपरेशन में रेवा तक पहुंचे, बांदा तक पहुंचे और नाना साहिब की भी मदद करी। ही डाइड आफ्टर अ गैलेंट फाइट ऑफ 27 सितंबर 1858। 27 सितंबर 1858 में लड़ाई करते करते ही वो शहीद हो गए थे। हिज ब्रदर अमर सिंह टुक हिज कमांड ऑफ द रिबेल आफ्टर हिज डेथ। जब वो मर गए तो उनके जो भाई थे उन्हीं ने, अमर सिंह ने उसकी कमान संभाली और क्रांतिकारी आंदोलन को और आगे लेके गए। ऑल हिज कंपेनियन वर किल्ड इन वन ऑफ द बैटल एंड ही वॉज फोर्स आउट टू रन अवे। जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई तो उनके सारे के सारे लोग मार दिए गए और वो मजबूर हो गए वहाँ से भागने के लिए। द इंग्लिश वर एबल टू क्रश द रिवॉल्ट इन बाहर। तो बिहार में भी अंग्रेज़ों ने क्या करा, कब्जा कर लिया वापस।
तो बिहार में भी सबको ख़त्म करके, क्रांतिकारी आंदोलन ख़त्म करके अंग्रेज़ों ने दोबारा से फिर बिहार पे भी कब्जा कर लिया। सेंट्रल इंडिया में कौन कमान संभाले था? द रिबेल इन सेंट्रल इंडिया वर लेड बाय द ब्रेव एंड द पैट्रियटिक लेडी। सेंट्रल इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उन्हीं ने पूरी की पूरी अकेले कमान संभाल रखी थी। ही वॉज ज्वाइंड बाय द वैलियंट जनरल टांटिया टोपे। टांटिया टोपे भी आ गए थे। टांटिया टोपे से भी इन्हीं ने हाथ मिला लिया था और झांसी की रानी ने, दोनों ने मिल के अंग्रेजों के खिलाफ सेंट्रल इंडिया में बगावत चालू कर दी थी। द रानी फॉट लाइक अ ट्रू हीरोइन। हिर करेज एंड द मिलिट्री स्किल इंस्पायर्ड हर कंट्रीमैन। शी फॉट गैलेंटली बट झांसी वॉज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ द सेम ट्रेटर। अब क्या हुआ कि बहुत अच्छे से लड़ी, ये अपना करेज दिखाया, इन्होंने मिलिट्री स्किल दिखाई, लेकिन क्या था ना, हिंदुस्तान में गद्दार बहुत ज़्यादा थे, तो गद्दारों की हेल्प से अंग्रेज़ों ने फिर उनको गिरा दिया और कब्जा कर लिया। द रानी फ्लड टुवर्ड्स कालपी। इंग्लिश जनरल ह्यू ग्रोस फॉलोअर। अब रानी कालपी की तरफ वहाँ से निकल गई, और जो जनरल था उस टाइम पे इंग्लिश का, ह्यू ग्रोस, उसने उनको फॉलो करा। बट रानी लक्ष्मीबाई डिड नॉट लूज हार्ट। seldom was shown a valor and determination as shown by this great heroine of national movement. Along with Tatia Tope, she fell on the Gwalior like a lioness and seized it from Scindia, who was loyal to the English. तो सिंधिया जो थे, बेसिकली सिंधिया ने ही गद्दारी करी थी और अंग्रेज़ों से वो लॉयल थे ग्वालियर में। तो ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और मार दिया। टांटिया टोपे भी थे वहाँ पे। तो हर दौर में हिंदुस्तान में गद्दार रहे हैं। उस दौर में कौन थे? सिंधिया, जो अंग्रेज़ों से मिल गए थे और रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेज़ों से मिल गए, और उनकी खबर रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों को बताई किसने? सिंधिया ने। सिंधिया हैड टू टेक रिफ्यूज विद द इंग्लिश एट आगरा। तो वो आगरा में अंग्रेज़ों के रिफ्यूज बन गए थे। ह्यूज रोज एडवांस टुवर्ड ग्वालियर एंड डिफीटेड द रेबल। द रानी डाइड फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड। अब क्या हुआ, ह्यूज ने जब ये देखा कि ग्वालियर से, उन्हीं ने बताया, सिंधिया ने उनको खबर, तो वहाँ वो पहुँच गए और रानी लड़ाई करते करते ही मर गई। टांटिया टोपे वहाँ से निकल गए। ही वॉज कॉट एंड ट्राइड एंड हैंग्ड। उसके बाद टांटिया टोपे को पकड़ लिया गया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा हुई। विद देयर ड्रीम द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 केम टू एन एंड। और यहाँ पे जो 1857 का रिवॉल्ट था वो सक्सेस नहीं हो पाया। अंग्रेज़ों ने दोबारा हिंदुस्तानियों पे कब्जा कर लिया। द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ रानी झांसी इज स्टिल रिमेंबर बाय एवरी इंडियन। शी वुड एवर बी द सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और जो सेक्रीफाइस रानी ऑफ झांसी ने किया था, जो झांसी की रानी ने जो भी सेक्रीफाइस किया था उस वक्त, आप समझ सकते होंगे उस वक्त की कैसे अंग्रेज़ लोगों पे कब्जा कर रहे थे, और अकेली औरत ने जो है कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करी। वो तो कुछ गद्दारों की वजह से पकड़े गए लोग, क्योंकि हर दौर में गद्दार रहे हैं और गद्दारों की वजह से ही अंग्रेज़ इतने साल राज कर पाए हिंदुस्तान पे। तो उनका जो करेज था, उनका जो वैलियर था, उनके लिए आज भी उनको याद किया जाता है, झांसी ऑफ रानी को। तो यहाँ पे ये फाइट एंड हो गई थी। अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों ने अपना अपना कमान संभाला था। अलग अलग लोग इस रेबेलियन मूवमेंट को चला रहे थे और वो देख रहे थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ रहे थे। जो उनसे जो हो सकता था वो कर रहे थे। लेकिन इसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स रह गए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ कुछ ज़्यादा ही मजबूत थे, या उनके पास आर्मी कुछ ज़्यादा थी, जिससे वो छोटे छोटे लोकल एरियो को तबाह करते हुए चल रहे थे। कोशिश तो की गई थी कि अंग्रेज़ों को 1857 में ही देश से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हिंदुस्तानी। तो इसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं क्या थे। So the uprising of the 1857 failed and was firmly suppressed, yet it proved very important in respect of its result. लड़ाई तो फेल हो गई और रिवॉल्ट फेल हो गया, अंग्रेज देश से बाहर नहीं जा पाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेलिटी शो करने के लिए हिंदुस्तानियों की और अंग्रेज़ों के लिए, कि अगर वो चाहते या उनसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें हो जाता तो अंग्रेज़ उसी वक्त बाहर निकल सकते थे। इट प्रोड्यूस डीप एंड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया। तो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ जो थी इंडिया की, उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला इस लड़ाई ने, कि हिंदुस्तानियों ने कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ निकले वो। बल्कि अंग्रेज़ पूरी तरह से उनके ऊपर काबिज थे, उनको कब्जे में करे थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बगावत हुई, और इतनी बड़ी बगावत हुई। अकॉर्डिंग टू द ग्रिफिन्स, सर ग्रिफिन्स, perhaps a more fortunate occurrence than the Munity of 85 never occurred in India. It swept the Indian sky clear of many clouds. तो उस वक्त उसने कहा था ऐसी बात,
परहैप्स अ मोर फॉर्चुनेट अकरेंस दैट द ह्यूमैनिटी नेवर अकर इन इंडिया। मतलब इतनी बड़ी जंग कभी इंडिया में नहीं हुई थी जैसी ह्यूमैनिटी उस दिन हो गई। इट स्वेप्ट द इंडियन स्काई, इंडियन स्काई क्लियर ऑफ मेनी क्लाउड्स। तो जितने भी बादल थे, इस जितने भी बादल छाए थे ना अंग्रेजों के पास, उसने उसको क्लियर कर दिया था कि अंग्रेज कि इंडियंस अगर चाहते और ज़्यादा दम होता इंडियंस थोड़ा और, तो अंग्रेज़ों को उठा के बाहर कर दिया होता। तो अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि ये जो 1857 की लड़ाई हुई थी ये कमज़ोर नहीं थी, वो किस्मत वाले थे कि वो जीत गए। रिजल्ट पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल फील्ड। अब जो रिजल्ट्स हुए वो रिजल्ट्स कैसे कैसे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ द कंपनी रूल। अब क्या हुआ कि 1857 के बाद कंपनी का रूल खत्म हो गया, अब हिंदुस्तान पे कंपनी राज नहीं कर रही थी। क्या हुआ फिर देखते हैं। The first and the most important result of the uprising was that the 100-year-old company rule in India came to an end. सबसे पहला इफेक्ट तो ये हुआ जो हिंदुस्तान पे ईस्ट इंडिया कंपनी 100 साल से राज कर रही थी, अब वो राज नहीं करेगी। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज अबोलिश एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉज स्ट्रिप ऑफ ऑल इट्स पावर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी पावर ले गई थी। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास इन टू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्वीन एंड द पार्लियामेंट। अब गवर्नर ऑफ इंडिया को कौन चलाएगा? अब गवर्नर ऑफ इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटिश की क्वीन चलाएंगी और पूरी की पूरी इंडिया को चलाने की पावर उनके पास चली गई, कंपनी के पास कोई पावर नहीं थी। वो अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या करा, एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करा था जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। जो सेक्रेटरी को स्टेट इंडिया के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। A 15-member council, 8 of whose member was appointed by the Queen and 7 by the director of the company। 15 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई जिसमें से 8 लोगों को क्वीन ने अपॉइंट करा था और बाकी लोगों को 7 लोगों को कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करा था। Was constituted to aid and advise the secretary of the state. His office was in London but all the expenditure was made by the Indian government। लंदन में उसका ऑफिस रखा गया लेकिन उसका जो भी खर्चा होता था वो कहाँ से लिया जाता था? इंडिया की गवर्नमेंट से लिया जाता था। इंडिया से वो पैसा कहाँ लिया जाता था? लंदन में। जो खर्चा उठाते थे वो इंडियंस के पैसों से उठाते थे वो उसका खर्चा। इसके बाद क्या हुआ? चेंज इन द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के डेजिग्नेशन में भी चेंजेस होने लगे। विद द ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द हैंड ऑफ द कंपनी टू द क्राउन। अब जो गवर्नमेंट थी वो कंपनी से किसके पास चली गई थी? क्वीन के पास चली गई थी। द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज ऑल्सो चेंज। अब जो गवर्नर जनरल थे उसके डेजिग्नेशन भी चेंज कर दी गई थी। वाइल ही रिमेन द गवर्नर जनरल फॉर द while he remained the governor general for the provinces under his rule, he came to be known as the viceroy while dealing with the nawabs and raja and other native space। अब जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल दिया गया, उसको क्या कहा गया? उसको बोला गया वाइसरॉय। गवर्नर वाइल ही रिमेन द गवर्नर जनरल फॉर द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के लिए वो गवर्नर जनरल था। ही बिकेम टू नोन एज द वाइसराय, और उसको वाइसराय जाने लगा। और वो नवाब और राजाओं या जो भी आस पड़ोस के प्रिंसेस होते थे उनसे डीलिंग करता था, को वाइसराय का नाम दिया गया। एक्सेप्टिंग द प्रीवियस ट्रीटीज। अब जो प्रीवियस ट्रीटीज थी उनको भी एक्सेप्ट किया जाने लगा। द ब्रिटिश गवर्नर फुली रियलाइज दैट द ग्रेट अपराइजिंग हैड ब्रोक आउट मेनली ड्यू टू द डिसकंटेंट कॉज्ड बाय द एग्रेसिव पॉलिसीज टुवर्ड द इंडियन। अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी जो पूरी तरह से डोमिनेट करनी थी इंडियंस को वो पसंद नहीं आया। वो इंडियंस को बर्बाद कर रहे थे और जो भी प्रिंसेस के साथ उन्होंने ट्रीटीज करी थी वो सारी ट्रीटीज उन्होंने तोड़ दी थी। देयरफॉर दे टुक वेरियस मेजर टू अपीज द प्रिंस फॉर मेकिंग देम लॉयल टू द ब्रिटिश। तो फिर उन्होंने फिर से क्या करा कि नए नए रास्ते निकाले जिससे क्या हो, जो भी राजा महाराजा हैं उस दौर के अलग अलग रियासत के, वो दोबारा से अंग्रेज़ों के वफादार हो जाए। द फर्स्ट ऑफ दिस मेजर वॉज टू ऑनर ऑल ट्रीटीज इंटर बाय द इंडियन रूलर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहला काम तो इन्होंने ये करा, जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए थे, जितने भी एग्रीमेंट राजाओं ने रखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, उन सबको सही करा गया और मेजर करा गया और उनको आगे प्रोसेस किया गया। इन दिस वे दे ट्राइड टू विन बैक द ट्रस्ट ऑफ द प्रिंस। अब जितने भी प्रिंस थे उस टाइम पे इन्हीं क्या करा, अपना दोबारा से अंग्रेज़ों ने भरोसा जीतने की कोशिश करी। जितने भी राजा थे उस टाइम पे, छोटे छोटे किंगडम जिनके चल रहे थे, उन सबका भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश करी इस तरीके से इन्होंने। यहाँ पे क्रोनोलॉजी दी गई है इवेंट्स की, कौन कौन सा इवेंट कैसे हुआ और कहाँ पे ख़त्म हो गई लड़ाई।
सबसे पहले तो 1856 में एनेक्सेशन हुआ अवध का, तो वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, डिपोज कर दिया गया। 29 मार्च को आपकी रिवॉल्ट चालू करी किसने? मंगल पांडे ने। उसके बाद वो पहुंची 10 मई को कहाँ? मेरठ। फिर उसके बाद 11-12 मई को दिल्ली, जहाँ पे बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया। फिर 20 से 27 को कहाँ सिपो इम्यूनिटी हुई? अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी में हुई। उसके बाद 30 मई को राइजिंग हुई कहाँ? लखनऊ में, बेगम हजरत महल थी वहाँ पे हुई आपकी। उसके बाद जून में कहाँ पहुंचे? ग्वालियर में, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद और फैजाबाद। फिर सितंबर में क्या हुआ? दिल्ली को दोबारा कैप्चर कर लिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। दिसंबर में क्या हुआ? द वायसराय और ब्रिटिश एज कानपुर टांटे टोपे को उसने, जब वो कानपुर पहुंचा था, वो टांटे टोपे वहां से भाग गए थे, कानपुर को उसने दोबारा कब्जा कर लिया था। फिर 1858 में मार्च में ब्रिटिशर ने दोबारा लखनऊ को भी कैप्चर कर लिया था। जो लखनऊ में रिबेलियंस हुई थे, रिबेल हुआ था, उसके बाद लखनऊ को दोबारा कैप्चर कर लिया था। फिर अप्रैल में क्या हुआ? जो विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स झांसी। अब झांसी पे भी उन लोगों ने क्या करा? अप्रैल में ब्रिटिशर्स ने दोबारा कब्जा कर लिया था। उसके बाद 17 जून को झांसी और रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी डेथ हो गई थी। फिर 1859 अप्रैल को टांटे तोपे को भी पकड़ के फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी लड़ाई खत्म हो गई। आके जितना भी पूरा रिवॉल्ट था टांटे टोपे की डेथ के बाद और रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद पूरी की पूरी खत्म हो गया रिवॉल्ट। इसके बाद इन्हीं ने क्या किया कि कुछ चेंजेस करे पॉलिसीज में, जैसे कि जब हिंदुस्तानियों का भरोसा जीता जा सके, चेंजेस इन पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन स्टेट, विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द massive native princess. The most important measure taken by the English was to switch over the policies of the subordinate union instead of earlier policies. अब क्या क्या पॉलिसीज जो थी वो ब्रिटिशर्स ने तुरंत चेंज करना चाहा और सोचा कि हम इन पॉलिसीज को हटाएं जिससे जितने भी हमारे इंडियंस हैं उनका भरोसा हम वापस जीत सकें। द इंडियन प्रिंसेस वर assured दैट देयर किंगडम वुड नेवर बी annexed. तो इंडिया के जो जितने भी राजा थे उनसे कहा गया कि अब उनकी ज़मीनों पर दोबारा कब्जा नहीं होगा, उनका जो किंगडम है वो ऐसे चलेगा। The doctrine of slaves was given a final goodbye and the Indian ruler were allowed to the right of adoption. अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स चल रही थी जिसमें आप किसी भी लड़के को गोद नहीं ले सकते थे वो हटा दी गई। अब इंडियन रूलर चाहे जिसको चाहे उसको गोद ले सकता था। बट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर इन देयर आर्मी वर restricted and they were forbidden to enter into any relation with any native or foreign power without the consent of the British governor. लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स की गिनती थी आर्मी में उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और उनसे ये भी कहा गया कि अगर आप किसी भी नेटिव प्रिंस या फॉरेन पावर से बात करते हैं तो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी भी बाहर या पड़ोसी देश से बात करने में आपको किससे? ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडियन रूलर से ये कहा गया। दे वर एबल टू अश्योर दैट देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल मैटर एक्सेप्ट इन केस ऑफ मिस गवर्नमेंट। और उनको ये भी इंश्योरेंस दिया गया कि अश्योरेंस दिया गया कि वो अब अंग्रेज आपके आपसी जो भी इंटरनल मैटर होंगे उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट को चलाने में कोई दिक्कत होगी तभी वो बोलेंगे। ऑल द प्रिंसेस हु हैड हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द अपराइजिंग वर डेकोरेटेड विद बिग ऑनर एंड रिवार्डेड फैबुलसली टू सीक देयर अपरीजमेंट। हाँ, जितने लोगों ने गद्दारी करी थी हिंदुस्तानियों के साथ, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था लड़ाई के टाइम, अंग्रेजों को सारी खबर देते थे, उनको जो है बहुत पैसे दिए गए, बहुत इज्जत दी गई अंग्रेजों के द्वारा। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज रिलीव्ड ऑफ द डेप्ट ऑफ 5,000 पाउंड। और जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनको कर्जे से हटा दिया गया था, रिलीव कर दिया गया था, उनके ऊपर जो कर्जा था उससे रिलीव कर दिया गया था। कितना कर्जा था उस टाइम? 5 लाख पाउंड का। द एबोलिशन ऑफ पेशवाशिप एंड द मुगल लाइन। अब क्या हुआ? जो पेशवाशिप थी और जो मुगल्स थे तो उनको हटा दिया गया था। द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड हैड टेकन एन एक्टिव पार्ट इन द अपराइजिंग ऑफ 1857 but he had voluntarily escaped into the Nepal after the failure of the great uprising without any intention to return. अब जो बाजीराव पेशवा का लड़का था नाना साहेब, उन्हीं ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इसमें, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करी थी, लेकिन जब उन्हें देखा कि हार गए तो वो नेपाल भाग गए थे और उनका इंटेंशन ये था कि वो वापस नहीं आएंगे। द ऑफिस ऑफ पेशवा वॉज अबॉलिश। तो पेशवा जो था, पेशवा को हटा दिया गया था हिंदुस्तान से। अंग्रेज़ों ने जो पेशवा का ऑफिस था उसको हटा दिया गया था। विद द अबोलिशन ऑफ पेशवाशिप वन ऑफ द चीफ वरीज ऑफ द इंग्लिश स्टैंडर्ड। अब जब पेशवा खत्म हो गए, वहाँ से पेशवा चीफ खत्म हो गए, तो अंग्रेज़ों का एक सरदर्द खत्म हो गया कि पेशवा तो चले गए। In the same way, the title of the Mughal emperor was abolished following the death of the बहादुर शाह। बहादुर शाह की जब डेथ हो गई थी तो उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था।
तो बहादुर शाह की डेथ के बाद बहादुर उनका भी ऑफिस हटा दिया गया। Thus ended the line of the great Mughal founded by the Babur in 1526। तो यहाँ पे मुगल एम्परर का भी काम खत्म हो गया। अब मुगल जो आखिरी मुगल से बहादुर शाह जफर वो भी चले गए थे। तो अब मुगल एम्पायर डूब गया था, पूरी तरह खत्म हो गया था। और जो बाबर ने स्टार्ट करा था मुगल एम्पायर 1526 में, वो अब जाके खत्म हुआ था। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ड्यूरिंग दिस रिवॉल्यूशन देयर वर एम्पल इंस्टेड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड ऑल्सो पीपल सपोर्टिंग देयर प्रिंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इस रिवॉल्यूशन में ब्रिटिशर्स ने नोटिस करा कि यहाँ पे यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, तभी ये रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा आगे चल पाया। हिंदू मुस्लिम भी आपस में भाईचारे के साथ थे, और जो लोग थे वो अपने राजाओं को सपोर्ट कर रहे थे। सच थिंग वॉज कंसिडर्ड हार्मफुल टू द imperialistic डिजाइन ऑफ द इंग्लिश, who would not shrink even to take questionable measure to sabotage the unity by the following policy of divide and rule। अब उन्हीं ने देखा कि यार ये जो यूनिटी हो रही है, यूनिटी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, और इस यूनिटी के लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। यूनिटी को हम क्या कर सकते हैं। तो इस यूनिटी बाय द फॉलोइंग पॉलिसी, उन्होंने कौन सी पॉलिसी लाई? डिवाइड एंड रूल। दे एलिनेटेड द रूलर फ्रॉम द सब्जेक्ट बाय अकॉर्डिंग देम स्पेशल प्रोटेक्शन एंड अलाउइंग देम द सिविल कंसेशन। अब उन्हीं ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चालू कर दी, लोगों को अलग अलग करने की पॉलिसी चालू कर दी कि लोग अलग रहेंगे तो यूनिटी नहीं आएगी। दे एलिनेटेड द रूलर फ्रॉम देयर सब्जेक्ट बाय अकॉर्डिंग देम स्पेशल प्रोटेक्शन। उन्होंने रूलर्स को हटाना चालू कर दिया और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना चालू कर दिया, और उनसे कहा कि हम आपको कंसेशन देंगे और आप वहाँ से हट जाइए, रूलर्स को अपनी अपने जो भी आपका काम है वहाँ से आप हट जाइए। द इंडियन रूलर वर्ड टू ruinous path of the luxurious life and they began to distract the vital interest of the people। अब क्या हुआ कि जब रूलर्स को बेहतरीन पैसे देने लगे ये लोग, और रूलर से कहा गया अपनी गद्दी छोड़ दिए, तो रूलर अब लग्जरी लाइफ जीने लगे। जो भी राजा थे उस जमाने में लग्जरी लाइफ जीते थे और लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, प्रजा के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था उन्होंने। यही वो चाहते थे कि जो राजा हैं वो प्रजा से टूट जाए, तो ये डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी। British also encouraged hatred and in-feeling among the various sections, especially the Hindu and the Muslim, so they would never unite again to prevent the threat of the British। अब ब्रिटिश ने एक और कोशिश करी, जो हिंदू मुस्लिम एकता उन्हें देखी थी 1857 की क्रांति में। उन्होंने कहा इस क्रांति में जितनी यूनिटी हो गई थी, इस यूनिटी को भी तोड़ना पड़ेगा, तो हिंदू मुस्लिम को वो आपस में लड़ाने लगे थे। राइज ऑफ नेशनलिज्म। A far-reaching effect of the uprising of 1857 was that the sacrifice of the Indian leader gave birth to the national movement in the India। सबसे बड़ा तो इसका इफेक्ट यही हुआ कि इंडिया में क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट का आगाज हो गया। जब उन्होंने देखा कि उनके इंडियन लीडर इतने मर गए और उन्हें सेक्रीफाइस दिया, तो एक बर्थ दिया, एक उन्होंने किसको, एक नेशनलिज्म को। लोगों के अंदर देशभक्ति जागी और यहीं से मेन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई। रिजल्ट पर्टेनिंग टू द आर्मी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। रिजल्ट्स ऐसे कौन से रिजल्ट जो आर्मी को पर्टेन कर रहे हैं? अमलगेशन ऑफ ट्रूप ऑफ द क्राउन एंड द कंपनी। Since 1784, when Pitt India Act was passed, the company had two categories of European troops. Ones that were recruited from among the European settlers in India by the company itself, and other were those recruited directly by the British company and sent to serve to India। अब क्या हुआ कि 1884 में जो पिट इंडिया एक्ट था, उसमें ये कहा गया था कि कंपनी दो तरह से रिक्रूटमेंट कर सकती है। एक वो वन डेट वर रिक्रूटेड अमंग द यूरोपियन सेटलर्स, जो भी इंडिया में यूरोपियन सेटलर है उनसे रिक्रूटमेंट करें। एक तो वो होते थे उसमें जो आते थे आर्मी में, और दूसरे कौन से होते थे? एंड द अदर वर दोज रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। और एक वो होते थे जिनको डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में थी वो वहाँ पे रिक्रूट करती थी, वहाँ से डायरेक्ट इंडिया में भेजती थी। तो ये ये हो गया था वहाँ पे कि अब दो तरह से वहाँ पे आर्मी में भर्ती होने लगी थी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स। और यूरोपियन ट्रूप्स की भर्ती ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हिंदुस्तानियों को अगर वो आर्मी में डालेंगे तो उनको अब डर हो गया था कि हिंदुस्तानी कभी भी उनको धोखा दे सकता है। एट द टाइम ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वर फार लेस दैन द नंबर ऑफ द इंडियन ट्रूप। क्योंकि वहाँ पे उस टाइम इंग्लैंड की रशिया से लड़ाई चल रही थी, तो यूरोपियन सोल्जर वहाँ चले गए थे, तो हिंदुस्तानियों ने उसका फ़ायदा भी उठाया था रिवॉल्ट में। तो उन्होंने अब क्या करा, इट हैड बीन अ फैक्टर इन करेंज द इंडियन सिपाही टू ब्रेक डाउन इन द ओपन वॉर। उनको लगा कि अगर यूरोपियन सोल्जर कम होंगे तो ये एक रीज़न बनता है, हिंदुस्तानी सोल्जर की हिम्मत को बढ़ावा देता है, उनको डर नहीं लगता कि वो अब स्ट्रेंथ में ज़्यादा है तो वो अटैक कर सकते हैं। आफ्टर द अपराइजिंग इट वॉज लेड एंड प्रिंसिपल दैट नो केस द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वुड एक्सीड ट्वाइस द नंबर ऑफ द यूरोपियन सोल्जर। एक रूल बना दिया गया, अब कभी भी
कोच भी हो जाए, इंडियन सोल्जर ज़्यादा नहीं होंगे, किससे? यूरोपियन सोल्जर थे। क्या रूल बनाया गया? अपराइजिंग लेड प्रिंटेड नो के द नंबर ऑफ इंडियन सिपाही वुड एक्सीड ट्वाइस दैट द नंबर ऑफ द यूरोपियन। दोगुने से ज़्यादा तो हो नहीं सकते वो किसी भी केस में। द न्यू आर्मी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 72,000 यूरोपियन एंड 1,35,000 इंडियन, बस। तो यूरोपियन 72,000 यूरोपियन पे उनका डबल कितने होंगे? इंडियंस होंगे, बस। ये नया रूल बना दिया गया था, इससे ज़्यादा इंडियंस नहीं होंगे। प्लेसिंग आर्टिलरीज, आर्टिलरीज मतलब बंदूकें वगैरह। प्लेसिंग आर्टिलरी एंड अदर इफेक्टिव weapons exclusive in European hand. After the uprising, the Indian officers were never placed in charge of the ammunition, nor were they allowed to use more sophisticated weapon of the war. अब क्या हुआ, जब लड़ाई हो चुकी थी तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए थे। वो अब इंडियंस को हथियारों का भी जिम्मेदार नहीं बना रहे थे, कोई भी इंडियंस को एम्यूनिशन के पास नहीं भेजते थे, और जो भी ऐसे हथियार होते थे उनसे इंडियंस को दूर रखते थे, इंडियंस को वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगाते थे। इट वॉज डन प्राइमली टू डिसिज द इंडियन सोल्जर फ्रॉम हार्बरिंग एनी डिजाइन ऑफ ब्रेकिंग आउट द रिबेलियन। तो इसलिए रखा जाता था कि कहीं पे उनको हथियार अगर मिल गए तो उन्हीं ने फिर से रिबेल ना करने लगे, फिर से बगावत ना करने पड़े। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सिपाही, द सोल्जर ऑफ द बंगाल आर्मी बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट एंड प्रैक्टिसिंग सेम फैथ हैड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवोकिंग द अपराइजिंग। अब क्या हुआ कि उनको लगा कि अगर सेम कास्ट के लोग होते हैं ना तो वो आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं और वो सेम रिलीजन फॉलो करते हैं। तो इससे ये भी एक नुकसान था जिसकी वजह से वहाँ पे रेबेलियन पैदा हुए। तो उन्हीं ने क्या डिसाइड करा, देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू मेक द सोल्जर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। अलग अलग कास्ट के लोगों को रखेंगे और वो अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, तो डैट द यूनिटी एंड द नेशनलिज्म डिड नॉट डेवलप। जिससे क्या होगा कि उनके बीच में यूनिटी नहीं होगी, सेम चीज़ के लिए यूनिटी नहीं होगी और सेम नेशनलिज्म भी नहीं पैदा होगा। बिसाइड द इंडियन सिपाहीज वर स्टेशन इन द कैंटोनमेंट अवे फ्रॉम द सिविल एरियाज वेयर दे वुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द कॉमन पीपल। और जो इंडियन सिपाही थे उनको शहरों से दूर उनको लगाया जाता था, जिससे कि वो कॉमन जो बंदे हैं, कॉमन जनता है हिंदुस्तान की, उनसे मुलाकात ना कर सके कि दोबारा कभी कोई प्लानिंग हो जाए कि लड़ाई की। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी, अब आर्मी के एक्सपेंडिचर पे भी इंक्रीज कर दिया था उन्होंने। आ यूरोपियन सोल्जर गॉट सैलरी 4 to 5 times मोर देन द इंडियन सिपाही। इट वॉज देयर फॉर नेचुरल डेट एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। अब क्या था कि ये तो नॉर्मल सी बात है, जब उसकी सैलरी, एक यूरोपियन सोल्जर की सैलरी इंडियन सोल्जर से ज़्यादा है, तो जब यूरोपियन सोल्जर की तादाद बढ़ाई जा रही है हिंदुस्तान में तो खर्चा भी ज़्यादा ही होगा। तो हिंदुस्तानी के पैसे को कहाँ खर्चा किया जा रहा था? अंग्रेज़ों की आर्मी को तैयार करने में। रिजल्ट पर्टेनिंग टू द रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फील्ड, ये तो रिजल्ट थे मिलिट्री में, कौन कौन से रिजल्ट उन्होंने उससे निकाले। अब हम देखते हैं कि उस लड़ाई का रिजल्ट सोशल और इकोनॉमिक्स पे क्या हुआ। Promise of the religious freedom. It was clearly stated in the Queen Declaration in of 1858 that there would be no interference in the religious belief and practice of the people and all would enjoy full freedom in their respect. अब उन्होंने क्या करा, जब लड़ाई हो गई, जंग हो गई, तो उसके बाद रानी जो थी आपकी क्वीन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि आदमी जो भी रिलीजन चाहे उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उनके में कोई इंटरफेरेंस उनके रिलीजियस बिलीफ में अंग्रेज नहीं करेंगे। Promise of free and impartial admissions to the service. The Indian were promised appointed to the highest office under the government without prejudice to caste, color, religion. It was particularly stated in the declaration. अब क्या हुआ, क्वीन के डिक्लेरेशन जो आया था 1858 का, उसमें यह भी था कि बिना कास्ट और क्रीड के आधार पर इंडियंस को हाई पोजीशन पे भी हम लोग अपॉइंट करेंगे। Straining of the relation between the European and the Indian. Both Indian and the European committed such atrocities against each other that the relation among the people of the both races become an state. The Indian hated the British while the British suspect the Indian and doubt their reality. अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लड़ाई के बाद जो रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को इंडियन से बिल्कुल भरोसा नहीं रहा और इंडियंस उन पे वैसे भी भरोसा नहीं कर रहे थे। इंडियंस तो वैसे भी उनसे, उनको भगाना ही चाह रहे थे अपने देश से, वो हेट करते थे उनसे। तो अब क्या, ब्रिटिशर्स इंडियन की लॉयल्टी और इंटीग्रिटी पे शक कर रहे थे कि ये लोग दोबारा से कहीं वॉर ना चालू कर दें। Widening of the gulf between the Hindus and the Muslim. Both Hindus and the Muslim had showed utmost zeal and enthusiasm in the uprising. हिंदू मुस्लिम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इस राइजिंग में। अंग्रेज़ों को खदाड़ना है बस किसी भी तरह से। बट द मुस्लिम स्टार्टेड हार्बरिंग हेट्रेड एंड मिस्ट्रस्ट अगेन हिंदूज बिकॉज ऑफ द रोल प्ले बाय द सिख एंड द गोरखा सोल्जर इन द सप्रेसिंग ग्रेट राइजिंग इन पर्टेनिंग एक्सेस अपॉन देम।
लेकिन मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमान थोड़ा सा नाराज़ हो गए, उन्होंने हेट्रेड एंड मिस्टर आ गया था हिंदुओं के लिए उनके दिल में। क्यों? बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द सिख्स एंड द गोरखा सोल्जर इन सप्रेसिंग द ग्रेट राइजिंग। क्योंकि जो सिख और गोरखा सोल्जर थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे, उन्हीं ने क्या किया था, अंग्रेज़ों की तरफ से उन्होंने लड़ के ये ग्रेट राइजिंग को बंद किया करवाया था। तो वो हिंदू और सिख होने के बावजूद भी सिख और गोरखा दोनों लोग उधर से लड़ रहे थे, अंग्रेज की तरफ से। तो इसलिए मुसलमानों का भरोसा हिंदुओं पे नहीं रहा था, धीरे धीरे तो टूटने लगा था वो भरोसा कि ये गोरखा और सिख सोल्जर उधर से लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ। In later year, the English made capital out of these differences and fanned the Hindu-Muslim mistrust so that the two communities might never come together, and thus the British Empire would stay longer in India without any challenge from the quarter. और ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी टूटे, तो आगे चल के उन्हीं ने और ऐसे तरीके निकालना चालू कर दिए जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंस पैदा हो, और जो जितना ज़्यादा डिफरेंस पैदा होगा उतना लंबा ब्रिटिश का अंपायर चलेगा, क्योंकि जब दोनों लोग एक हो नहीं पाएंगे, यूनिटी आएगी नहीं, तो वो कभी हमको खदेड़ के बाहर कर ही नहीं सकते। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन क्या हुआ? एक्सप्लॉइटेशन। द वेल्थ ऑफ द इंडियन हैड ऑलरेडी बीन प्लंडर। भैया पैसा तो पहले ही वो घसीट ही रहे थे इंडिया का। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्राउन रूल इट बिकेम मोर सीरियस एंड मच वाइडर। अब जब क्राउन रूल लग गया तो क्राउन रूल से क्या हुआ कि अब और कायदे से चूसने लगे, और ज़्यादा चूसने लगे, और सीरियसली चूसने लगे। अब सारा पैसा कहाँ जा रहा था? सीधा का सीधा इंग्लैंड पहुंच रहा था जब क्राउन रूल लग गया। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। ये वीडियो का तीसरा पार्ट था। चैप्टर को समझने के लिए आप तीनों वीडियोस को देख लें एक बार। अगर कुछ भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।